तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो ये फर्स्ट ईयर का दोस्तों एक ज़बरदस्त वीडियो है जहाँ पे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, दो तरह का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऐसे तो 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको लॉन्ग में पूछेगा तो ये 2 क्वेश्चन बनता है, और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 3 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे एनाटॉमी के और दोस्तों कुछ और सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर वाले। दोस्तों एक क्वेश्चन का कलेक्शन है, हम वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को करवा रहे हैं जो एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आप लोग सभी वीडियो को देखते जाइए जो भी फर्स्ट ईयर के हैं, और दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देखिए फर्स्ट ईयर 2021 से 22, उसमें आपको तमाम तरह के वीडियो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, या शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, वहाँ पे पड़ा हुआ है, वीडियो बना हुआ है, जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं और एग्जाम की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी किए हुए शुरू। साथियों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है कि अस्थियों का वर्गीकरण। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थियों का वर्गीकरण करें या अस्थियाँ कितने प्रकार का होता है, तो दोनों का मतलब यही होता है। और आपसे पूछेगा कि अस्थियों का कार्य लिखे, तो कार्य क्या होता है वो लिखना होगा, और वर्गीकरण पूछेगा तो उसमें टाइप्स उसका कौन कौन से प्रकार का होता है वो लिखना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको समझना है सभी लोगों को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे साथियों जो अस्थि है, मतलब जो ह्यूमन बोन है दोस्तों, उसको हम क्या परिभाषित करेंगे। तो मानव शरीर की जो अस्थियाँ हैं उनके आकार बनावट के अनुसार 5 भागों में विकृत किया गया है। दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया है हड्डी को, वो दोस्तों मानव शरीर की अस्थियाँ उनके आकार बनावट के अनुसार दोस्तों उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 5 है? एक है लंबी अस्थियाँ लॉन्ग बोन, एक है छोटी अस्थियाँ शॉर्ट बोन्स, एक तीसरा है चपटी अस्थियाँ फैट बोन्स जिसको हम लोग फ्लैट बोन्स, चौथा है दोस्तों अनियमित अस्थियाँ मतलब इरेगुलर बोन्स, और 5वां है वर्तुलिका अस्थियाँ मतलब सिस्मोइड बोन। तो ये 5 बोन आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 जो बोन का प्रकार है या जो दोस्तों वर्गीकरण है अस्थि हड्डी का, वो दोस्तों यहाँ पे देखिए। दोस्तों क्वेश्चन अलग है, एक है दोस्तों संधि या जोड़ का वर्गीकरण करें, और एक है ये दोस्तों अलग है, ये है हड्डी के बारे में और वो है जोड़ के बारे में। तो ये चीज़ को समझिए। तो जो अस्थि होगा, हड्डी होगा, वो 5 प्रकार के वर्गीकृत है, लंबी, छोटा, चपटी, अनियमित, वर्तुलिका। तो ये सभी चीज़ समझिए, 5 हो गया। चलिए हम लोग 5 एक फर्स्ट देखते हैं कि लंबी अस्थियाँ के दोस्तों जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है। लंबी अस्थियाँ चौड़ाई में कम होता है। दोस्तों सीधा समझिए कि जो लंबी अस्थियाँ होगा, जो लंबी हड्डियाँ होगा दोस्तों, अस्थियाँ बोन्स होगा, वो क्या होगा, वो लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा। ये अस्थियाँ टांगे, फीमर व भुजाओं मतलब दोस्तों जो ह्यूमरस है, जो हाथ का है में होता है। प्रत्येक लंबी अस्थियाँ में कांड या साफ्ट, जो साफ्ट या डियाफ्राइजिस होता है वो होता है। साफ्ट के माध्यम में सघन अस्थि एक खोखला सिलेंडर होता है जिसमें पीली अस्थि मजा होती है, सबसे लंबी अस्थि होती है। दोस्तों जो लंबी अस्थि होती है सीधा समझिए कि वो जो है वो चौड़ा कम होता है, लंबा अधिक होता है, ये बेलनाकार होता है। और ये बेलनाकार होता है, ये कहाँ होता है, तो ये अधिकतर जो है पैर में होगा, और दोस्तों फीमर जांघ में जो होता है पैर में उसमें होगा, या भुजा में होगा। तो ये चीज़ समझिए। और दोस्तों जो ये खोखला बेलनाकार होता है, लंबा ये जो अस्थि है, इसके अंदर जो तो है पीली येलो मैरोज मतलब जो बोन मैरो होता है वो इसमें मौजूद होता है, और ये सबसे लंबी अस्थि होता है। तो लंबी अस्थि के बारे में आप लोग समझ गए यहाँ पे। तो दोस्तों ये लंबी अस्थि को आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो यहाँ पे चीज़ें को अब चलिए हम लोग इसको अलग तरीक़ा से समझते हैं। देखिए दोस्तों ये है लंबी अस्थि, यहाँ पे देखिए ये दोस्तों है आपका लंबी अस्थि, और ये साथियों यहाँ पे आप लोग हम देख सकते हैं ये जो है लॉन्ग बोन का है। और दोस्तों लॉन्ग बोन कहाँ होता है, या तो भुजा में होगा या पैर में होगा। तो चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप लॉन्ग अस्थि को बना सकते हैं। देखिए ये बेलनाकार है यहाँ पे साथियों, क्या है यहाँ पे बेलनाकार है, देख सकते हैं। और तो यही दोस्तों बेलनाकार है, इसके बीच में देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ जिससे आपको पूरा दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूरा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यही जो होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आराम से कि ये जो है आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड पे अत्यधिक नीचा भी इसको फैला है, ऊपर भी फैला है, और बीच में क्या देख सकते हैं बेलनाकार है। बेलना कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो यही बेलनाकार है, इसी प्रकार से कुछ इसका चित्र है, और ये लंबा होता है देखिए। और इसमें दोस्तों इस प्रकार से आपको फिगर बना देना है, और हो गया, ये चीज़ें होता है। अब देखिए दोस्तों हम इसके चीज़ों को अब देखते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जांघ की फीमर, टांग की टिबिया व फिबुला, अग्रबाहु की रेडियस, अल्ना जिसको बोलते हैं, तथा ऊपरी भुजा में दोस्तों ह्यूमरस होती है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि एग्जाम्पल लिखिए लंबी अस्थि का। तो एक होगा जांघ का, एक होगा टांग जो कि टिबिया बोलते हैं, जो पैर का जो होता है दोस्तों उसको हम लोग टिबिया बोलते हैं। तो एक वो हो जाएगा, एक फिबुला होता है जो कि पैर का ही होता है, एक होता है अग्रबाहु जो कि रेडियस बोलते हैं, एक होता है अल्ना, ऊपरी भुजा में दोस्तों होता है ह्यूमरस। तो ये चीज़ें है, ये लंबी अस्थि का वर्गीकरण है। तो ये चीज़ें हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटी अस्थियाँ कौन सा होता है, तो छोटी अस्थियाँ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में लगभग बराबर होता है। दोस्तों छोटी अस्थियाँ जो होता है उसका सीधा मीनिंग है कि उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई लगभग एक बराबर होता है। इसमें कोई दोस्तों साफ्ट या कांड नहीं होता है। जैसा कि ऊपर हम लोग देखे हैं कि जो लंबी अस्थियाँ उसमें साफ्ट और कांड होता है, लेकिन इसमें जो दोस्तों है साफ्ट और कांड नहीं होता है। मतलब साफ्ट और कांड का मतलब होता है कि जो शिफ्ट के साथ जो लगा होता है, जो जुड़ा होता है, उसमें जो सॉकेट, जो नट बोल्ट होता है ना दोस्तों, वही चीज़ें होता है यहाँ पे साफ्ट और कांड, यही चीज़ें हैं। तो इसमें छोटी हड्डी में नहीं होता है, बल्कि स्पंजी अस्थियाँ के छोटे छोटे ढेर होते हैं तथा सघन अस्थियाँ ऊतकों का आवरण चढ़ा रहता है। ये छोटी अस्थियाँ केवल कलाइया में, मणिबंध व दोस्तों टखनों, टार्सल अस्थियों में, जोड़ों में कम गति जैसे कलाई, परंतु शक्ति या ताकत और प्रदर्शन इन्हीं जोड़ों के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये होता है छोट, ये कम गति का होता है, लेकिन इसमें जो दोस्तों ताकत और जो शक्ति होता है ये यही होता है। ज़्यादातर देखते हुएगा दोस्तों जो कलाई का हाथ होता है, जो हमारा हथेली है, उसमें दोस्तों क्या होता है, छोटी छोटी हड्डियाँ होता है। और दोस्तों ये हड्डियाँ लेकिन होता है छोटी, ये गति में इसमें कम होता है, लेकिन इसमें ताकत बहुत होता है। आप किसी पर क्या चीज़ करते हैं, पंजा से ही दोस्तों सब चीज़ को मारते हैं। तो ये टखना जो होता है दोस्तों, जो टखना का मूवमेंट करने वाला जो ऊपरी का भाग होता है गोलाकार, वो भी दोस्तों इसी का पार्ट है, छोटी अस्थियाँ का ही। तो ये सब क्या होता है, या कलाई का जो दोस्तों, या मणिबंध, कार्पस बोन है, वो सब क्या होता है दोस्तों, ये छोटी अस्थियाँ है, लेकिन ये होता है छोटी, ये गति कम करता है, लेकिन ये मजबूत अधिक होता है। इस पर ताकत और शक्ति का आजमाइश लोग ज़्यादा करता है इसी सब चीज़ पर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो टखना होता है दोस्तों, टखना में भी काफ़ी जोर लगता है, काफ़ी मजबूती होता है। पंजा जो है दोस्तों, हथेली जो है, उसमें भी जो छोटा छोटा हथिया है, तो देख सकते हैं यही यहाँ पे दिखाया गया है। ये सब दोस्तों ये शॉर्ट बोन का यहाँ पे देख सकते हैं, यही शॉर्ट बोन है। ये जो हथेली है, उसके बाद इसमें उंगली जो जुड़ा हुआ है, यही चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें होता है, तो देख सकते हैं पंजा से कितना बड़ा दोस्तों यहाँ पे मजबूती प्रदान मिलता है किसी भी चीज़ को। लोग इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कराटे से तोड़ देते हैं ईंटा को भी, तो समझ सकते हैं। तीसरा है दोस्तों चपटी, फ्लैट बोन। चपटी अस्थियाँ सघन ऊतकों वाली होती है। दोस्तों जो चपटी अस्थियाँ होता है वो क्या होता है, सघन मतलब एकदम दोस्तों घनाकार ऊतक वाली होती है। इन ऊतकों के बीच में एक परत दोस्तों स्पंजी अस्थि की होती है। दोस्तों इसमें जो होता है, आप लोग देखते हुए छोटी अस्थि में कोई स्पंजी ऊतक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों ये सघन यहाँ जो है ये दोस्तों क्या होता है, ये जो है स्पंजी ऊतक का इस पर आवरण भी चढ़ा है। और ये दोस्तों इस प्रकार की अस्थियाँ जो है रिब्स में, वक्ष की अस्थि में, कपाल की अस्थियाँ स्कल में, और दोस्तों स्कंद अस्थि मतलब स्पेकुला बोन में, इस प्रकार की अस्थियाँ अधिकतर आंतरिक तरक्षों में पाई जाती है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि जो हमारा बताइए कि जो चपटी बोन है, तो फ्लैट बोन आपसे पूछ देगा कि खोपड़ी का जो दोस्तों होता है, खोपड़ी किस प्रकार के बोन से बना होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ है कपाल, तो वही होता है दोस्तों खोपड़ी। तो ये चपटा है, फ्लैट है। वक्ष दोस्तों जो चेस्ट होता है, छाती का बोन को हम लोग स्टर्नम भी बोलते हैं, तो वो भी चपटा होता है, वो भी दोस्तों चपटी का बना होता है। जो दोस्तों रिब्स है, जो पसली है, उसका भी जो हड्डी होता है वो भी दोस्तों चपटा ही होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार की अस्थियाँ अधिकतर आंतरिक अंगों की रक्षा देता है। दोस्तों ये जो होता है फ्लैट बोन, यहाँ पे देख सकते हैं यही है दोस्तों फ्लैट बोन, ये है यहाँ पे फ्लैट बोन। इसी प्रकार से कुछ हमारे दोस्तों फ्लैट बोन जो कि खोपड़ी में भी होता है, छाती जो कि स्टर्नम होता है वहाँ भी होता है, रिब्स में भी होता है। तो इस चीज़ों को आप लोग याद में रखिएगा, जो कि आंतरिक अंगों को सहायता देता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इरेगुलर बोन है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम लोग वर्टेब्रा बोन भी बोलते हैं। इरेगुलर का मतलब होता है कि दोस्तों जो है इन अस्थियों का आकार ऐसा होता है जिसको लिखकर शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये अस्थि कोई निश्चित आकार वाली नहीं होती है। दोस्तों ये जो इरेगुलर का मतलब ही होता है कि अनियमित, मतलब इसमें कोई नियमित आकार इसका नहीं होता है। इसको दोस्तों लिख कर या दोस्तों इसको चित्र के थ्रू नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है वो बिल्कुल ही बेढंग होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो होता है ये आपको पता नहीं चलता है। ये विरूपक आकृति, जिसकी विरूपक मतलब इसका कोई रूप नहीं है, और जिसकी कोई आकृति न हो, जैसा चेहरा, कुल्हा तथा रीढ़ की कशेरुका आदि होती है। दोस्तों ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इरेगुलर बोन। लेकिन ये होता क्या है कि ये दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे दोस्तों बहुत हमारे दोस्तों चीज़ जो है इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ कहाँ, जैसे फेस हो गया, फेस भी इंपॉर्टेंट है। कुल्हा जो हिप होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रीढ़ होता है, बैकबोन जो है साथियों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन समय ये इरेगुलर बोन होता है। और ये इरेगुलर बोन जो है दोस्तों ये सघन अस्थि की पतली सतह से ढकी होती है तथा स्पंज भी होती है। दोस्तों इसमें जो है सघन अस्थि भी होता है और स्पंजी भी ये होता है। तो इरेगुलर समझ गए आप लोग। इरेगुलर के यहाँ पे चित्र देख सकते हैं कि कोई चित्र आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही वर्टेब्रा या इरेगुलर बोन इसी को बोलते हैं। तो ये हो गया।
यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, राइट पेटेला मतलब सिस्मोइड बोन इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए एक गोलाकार है और दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इसका सिस्मोइड का फिगर है। तो चलिए अब हम इसका आखिरी सिस्मोइड देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां है वर्तुलिका कंडराइका अस्थि। जी हाँ दोस्तों, जो वर्तुलिका कंडरा अस्थि है सिस्मोइड बोन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये अस्थियाँ छोटी होती है, सीधा समझिए कि ये अस्थियाँ जो है वर्तुलिका जो अस्थि है ये छोटा होता है और ये विशेष प्रकार के कंडराओं टेंडन में विकसित होता है। दोस्तों ये जो होता है विशेष प्रकार के जो कंडरा होता है उसमें क्या होता है, टेंडन होता है, उसमें विकसित होता है और ये छोटी होता है। ये संधियाँ आपस में ये संधियों के पास में होती है। दोस्तों ये संधियाँ मतलब जोड़ के पास में होता है। तो सीधा समझिए जो हमारा टेंडन है, कंडरा है दोस्तों, ये कंडरा वर्तुलिका जो है ये संधि के मतलब जो जोड़ होता है ज्वाइंट्स के पास में होता है। ये अस्थि चपटी भी होती है, जैसे कलाई की दोस्तों फिसीफॉर्म अस्थि तथा घुटने की संधि के ऊपर की सामने वाली पटेला जो कि सबसे बड़ी तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मजबूत वर्तुलिका अस्थि होती है। दोस्तों ये जो होता है चपटा भी होता है और ये छोटा भी होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है हमारे कलाई का देखते होइएगा जो ऊपर वाला साथियों जो भाग होता है, ये जो ऊपर वाला भाग है कलाई का दोस्तों ये क्या है, चपटा है और यही चपटा जो होता है वर्तुलिका होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे घुटना देखते होइएगा कि ये भी चपटा है, जहाँ पे ज्वाइंट है ऊपर वाला जो एक प्लेट के टाइप के लगता है। तो दोस्तों ये भी क्या है, ये भी ऊपर से चपटा ही है और हथेली भी एक प्रकार के चपटा ही है। तो ये क्या है, वर्तुलिका कंडरा अस्थि है। तो ये चीज़ को आप लोग समझिए। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब हमको 5 प्रकार के वर्गीकरण देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों कि अस्थियों के प्रमुख कार्य क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ देगा शॉर्ट में, या दोस्तों वर्गीकरण भी अस्थि का पूछ देगा, तो आप लोग को लिखना आसान है। चलिए अब देखते हैं तो अस्थि के क्या कार्य है। तो मानव शरीर में अस्थियां अपने अपने कार्यों में व्यवस्थित तरीके से कार्यशीलता रहती है। मुख्य रूप से प्रमुख कार्य है, कौन कौन से कार्य है चलिए हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, अस्थियों के द्वारा शरीर में पेशियों की सहायता से स्वतंत्र गति होती है, अतः अस्थियां गति करने में उत्तोलक का कार्य करती है। दोस्तों जो हमारा अस्थि है वो मांसपेशियों की सहायता से क्या करता है, स्वतंत्र गति मतलब फ्री मूवमेंट कार्य करने के लिए यह तत्पर होता है। और ये अतः अस्थियां जो है गति करने में उत्तोलक का कार्य करती है, मतलब लीवर का कार्य करता है। मतलब दोस्तों जो हमारा अस्थि है वो क्या करता है, वो दोस्तों मांसपेशी के साथ में अच्छे से दोस्तों क्या करता है, गति करता है। अगर मानिए आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ मांस रहे, हड्डी ना रहे, तो क्या होगा, वो लुगदी बन जाएगा। वो मांस जो है क्या होगा, एक लंग समिट जाएगा, लुगदी बन जाएगा, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा, भार भी नहीं उठा पाएगा। तो यही सब चीज़ें अस्थि के होने से होता है। यहाँ पे दूसरा चीज़ें देख सकते हैं, दूसरा चीज़ें क्या है कि अस्थि से ही संपूर्ण शरीर में मजबूती आकार प्राप्त होता है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि अस्थि से ही दोस्तों किसी भी वजन को, किसी भी चीज़ को आप उठा सकते हैं। मांस भी होना उतना ही जरूरी है और हड्डी भी उतना ही जरूरी है। तो यही चीज़ें मजबूती प्रदान होता है। तीसरा है कि अस्थियाँ महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती है, जैसे 24 पसलियों के अंदर हृदय तथा फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों जो अस्थियाँ है, जो बोन्स है, वो दोस्तों हमारे आंतरिक अंग जैसे जो हमारा हृदय है, जो फेफड़ा है, जो 24 पसलियाँ के अंदर होता है उसको सुरक्षित रहता है। अगर मानिए आपके सीधा मांस रहेगा और उसके अंदर अगर क्या है कि आपका हृदय है और आपका फेफड़ा है, तो अगर मान के कभी बाई चांस कहीं चोट लगता है तो डायरेक्टली क्या होगा, हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा या फेफड़ा पर चोट लगेगा। और ऐसे में चोट लगता है तो होता क्या है, पहले दोस्तों ऊपर में हड्डी पर चोट लगता है, मांस पे लगता है, और तब दोस्तों तब तक अंदर तक इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथा है अस्थियों द्वारा शरीर के जोड़े बनते हैं, जो पेशियों की सहायता से स्वतंत्र गति क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों जो हमारा हड्डी है उसके द्वारा ही शरीर का दोस्तों ज्वाइंट बनता है, मतलब जोड़ा बनता है। जैसे जानते हैं आप लोग कहाँ कहाँ जोड़ है, दोस्तों एल्बो में है, उसके बाद दोस्तों नी में है, उसके बाद दोस्तों आप लोग देखते होंगे भुजा में, शोल्डर में है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ज्वाइंट है, जो कि स्वतंत्र गति करने के लिए क्षमता प्रदान करता है अस्थि। पाँचवा है अस्थियाँ शरीर में दोस्तों सम स्थिति को बनाए रखने में सहायता होता है। दोस्तों मानिए आपके शरीर में अगर अस्थि नहीं होता तो क्या आप अच्छे से स्थिति को बनाए रखते नहीं रखते। तो यही चीज़ें है कि जो हड्डी होता है वो शरीर को दोस्तों एक आकार भी प्रदान करता है और एक स्थिरता बनाए रखता है। अगर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मांस रहता तो लुगदी की तरह दोस्तों एक ही लंग सिमट जाता। तो यही चीज़ें हैं। छठा है हाथ तथा पैर की अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों जो आरबीसी जो दोस्तों है वो दोस्तों अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है बोन मैरो में। तो कहाँ होता है, हाथ और पैर के अस्थि मज्जा में। तो चीज़ें को समझ लीजिए। सातवां है दोस्तों अस्थियाँ कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम आदि लवणों के संचित भंडार होते हैं। दोस्तों जो हमारा हड्डी है दोस्तों उस हड्डी में क्या होता है, हमारा कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम ये सब क्या होता है, भंडारित रहता है।
आवश्यकता पड़ने पर शरीर को इससे लवण प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगर आवश्यकता कभी पड़ता है तो शरीर से जो है वो हड्डी से ही लवण, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब शरीर प्राप्त करता है। शरीर का 99% जो कैल्शियम है इन्हीं अस्थियों में पाया जाता है। दोस्तों जो हमारे शरीर में कैल्शियम है वो लगभग 99% दोस्तों इसी अस्थिया बोन्स में पाया जाता है कैल्शियम। साथ ही 86% फॉस्फेट तथा 54% मैग्नीशियम भी अस्थिया में ही पाया जाता है। मतलब जो दोस्तों महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों हड्डी का, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, ये सभी शरीर को कहाँ से प्राप्त होता है? तो इन हड्डियों से ही। कौन कितना % है यहाँ से देख लीजिए। अस्थियाँ के शरीर के मांस को धारण करने का कार्य करता है। दोस्तों 8वां है, अस्थि जो है शरीर के मांस को धारण करने का कार्य करता है। जैसे दोस्तों मानिए शर्ट पैंट अगर कोई आदमी पहनता है तो वो दोस्तों एक आकार में पहनता है, तो वो क्या होता है, आकार कहाँ से मिलता है? तो हड्डी ही है जो दोस्तों एक स्थिति में है और सब अपने अपने डायरेक्शन पे स्थिर है। अगर मांस रहता तो एक लुगदी में दोस्तों बन जाता, नीचे गिर जाता, नीचे जहाँ रख देते वहीं पर रह जाता, तो ऐसे में क्या होता, कोई शेप नहीं बन पाता। तो वही चीज़ें हैं कि अस्थिया शरीर को धारण करके रखा रहता है। और दोस्तों यहाँ पे 9वां देख सकते हैं, कार्य जो है हड्डी का है कि अस्थियों के द्वारा ही खड़े होना, चलना फिरना, उठना बैठना सभी क्रियाएं समान होती है। दोस्तों अस्थिया के द्वारा ही क्या होता है, चलना फिरना, टहलना, खाना पीना सभी चीज़ें संभव हो सकता है, होता है। तो ये चीज़ हो गया, अस्थि का वर्गीकरण देख लिए, अस्थियों का कार्य देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे संप्रेषण है। तो दोस्तों ये संप्रेषण और संप्रेषण का महत्व और उद्देश्य हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों उत्तर में है कि जो कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाएगा साथियों, तो ये चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। तो आप लोग बढ़िया से देखिए, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में कि संप्रेषण क्या है, इसके उद्देश्य या महत्व को लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। दोस्तों जो कम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन स्किल जिसको बोलते हैं, संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने वाले द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाला द्वारा प्राप्त करना। दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का अर्थ मतलब यही है कि किसी भी दोस्तों विचार, जैसे आप किसी अपने विचार को या दोस्तों आप अपने किसी संदेश को किसी के पास अगर पहुँचाना चाहते हैं तो दोस्तों वो 2 माध्यम से जा सकता है। आप किसी के पास अगर चीज़ें छोड़ेंगे, मतलब ईमेल करेंगे या अपने ओरल तरीके से बताएंगे या कोई भी माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो दोस्तों माध्यम होगा आदान प्रदान करने का सूचनाओं का, जैसे आप किसी को कोई सुझाव देना चाहते हैं वो आपके पास में नहीं है, तो दोस्तों आप किसी को सुझाव देंगे या आप किसी को कुछ चीज़ भेजेंगे लिख कर या कोई चीज़ रिकॉर्ड करके, तो दोस्तों वो होता क्या है कि आप भेजेंगे तो आप हो जाएंगे सेंडर, भेजने वाला, और कोई दोस्तों वहाँ पे है जिसको आप भेजे वो समझेगा, वो देखेगा, तो वो होगा प्राप्त करने वाला, मतलब वो आपके मैसेज को प्राप्त करेगा, तो वो हो जाता है रिसीवर। तो यही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित, मतलब भेजने वाला, प्रेषित करने वाला होता है क्या चीज़, भेजने वाला, तथा जो प्राप्त करने वाला होता है वो प्राप्त करता है। तो यही चीज़ें होता है संप्रेषण कम्युनिकेशन में। इसके द्वारा व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन के द्वारा जो है व्यक्ति क्या करता है, अपने भावनाओं को, विचारों को, अपने तथ्यों को रख पाता है किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष। संप्रेषण किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से इस ढंग में किया जाता है कि उसके निकलने वाला अर्थ वही हो जो उस संदेश की सूचनाओं को सर्वप्रथम देने वाले ने चाहा था। दोस्तों अगर किसी के पास आप कोई चीज़ें भेजते हैं किसी संदेश के रूप में, किसी लेटर के रूप में या कोई इन्फॉर्मेशन के रूप में, तो दोस्तों जो आपका वो विचार है, जो आपका संदेश है, जो आपका थॉट है, वो दोस्तों आप वही चीज़ें भेज रहे हैं जो आप भेजना चाहते हैं, और जो दोस्तों प्राप्त करने वाला है, जिनको आप समझाना चाहते हैं, वही चीज़ होता है कम्युनिकेशन में। तो ये सब चीज़ें लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया कि उससे निकलने वाला अर्थ वही हो जो संदेश की सूचना को सर्वप्रथम देने वाला ने चाहा था। संप्रेषण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, शब्दहीन व दोस्तों शब्दहीन और शाब्दिक संप्रेषण। शब्दहीन का मतलब होता है कि किसमें कोई दोस्तों शब्द ना हो, उसका कोई मतलब ना हो, और जो शाब्दिक होता है मतलब उसका कोई पर्पज हो, कोई उसका मतलब होता हो, तो यही शब्दहीन और शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार के होता है जो कि हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि संप्रेषण का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अपनी बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों संप्रेषण का महत्व विभिन्न प्रकार समझाया जा सकता है। पहला है कि संप्रेषण द्वारा नर्स को मरीज को समझने में आसानी होती है, जिससे मरीज की बेहतर सेवा में सहायता मिलती है। दोस्तों जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है,
कम्युनिकेशन क्या है? एक दूसरे से दोस्तों बातें को समझाने और समझने का माध्यम है। तो वही है जो नर्स होगी दोस्तों, वो नर्स भी मरीज से अच्छे चीज़ से समझ पाएगी, अच्छे से तालमेल बैठा पाएगी, उनके बातों को समझ पाएगी। तो नर्स के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, सहायता मिलता है। दूसरा है कि संप्रेषण नर्स द्वारा की जाने वाली रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग में सहायता होता है। अब दोस्तों जो भी पेशेंट आया है, दिखाया है, तो ये नर्स जो होती है दोस्तों, एक कम्युनिकेशन में इतना सहायता मिलता है नर्स को कि वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार की है उसमें उसे सहायता मिलता है। तीसरा है यह परस्पर व्यक्तिगत संबंधों को मधुर एवं तनाव रहित बनाता है। दोस्तों अब कहा जाता है कि जिसके साथ आप जैसा बिहेव बनाएंगे, जिसके साथ जैसा आप बात करेंगे, बोलेंगे, वो दोस्तों वैसा ही आपका दोस्तों संबंध तैयार होता है, संबंध बनता है। अगर आपके और किसी सामने वाले के बीच में कम्युनिकेशन बेहद ही अच्छा रहेगा, मतलब आपका संबंध अच्छा होगा, तो यही चीज़ें होता है। और संबंध अच्छा होगा तो दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, जो तनाव है, वो कम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा है नर्स को रोगी के उपचार पश्चात मूल्यांकन में मदद मिलती है। दोस्तों अगर कम्युनिकेशन बेटर हो, मतलब सूचना अच्छा तरीका से छपा हो रिकॉर्ड या रिपोर्ट में, तो उससे मूल्यांकन करने में अच्छा होता है उपचार के बाद रोगी का। तो यही चीज़ें है। पाँचवा है संप्रेषण द्वारा प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा के क्रियान्वयन में भी सहायता मिलता है। दोस्तों अच्छे संप्रेषण, अच्छे कम्युनिकेशन के द्वारा इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन को भी अच्छे से चलाया जा सकता है, उसे सहायता मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं। छठा है जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन के द्वारा नर्स, सह कर्मचारी, चिकित्सक तथा अधीनस्थ कर्मचारी आदि से अपने विचार आदान प्रदान करती है। दोस्तों जो कम्युनिकेशन होता है, अब कम्युनिकेशन वो किसी माध्यम में हो सकता है, या तो दोस्तों लिख के हो सकता है, लेटर, या हो सकता है ओरल मौखिक तौर पे हो सकता है, या हो सकता है कोई संदेश के माध्यम से हो। तो ये सब जो चीज़ें होता है, ये सब कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। तो वो किसी भी माध्यम से जो नर्स है वो अपने विचार को आदान प्रदान उस दोस्तों अस्पताल में कर्मचारी से या चिकित्सक से या कोई भी दोस्तों कर्मचारी से वो अपने विचार को आदान प्रदान करती है। हो गया। सातवां है कि संप्रेषण के द्वारा ही सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा उनके निदान संबंधी चर्चा कर सकती है। दोस्तों जितना कहा जाता है कि जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल, उतना ही बेटर तरीके से किसी को समझा पाएंगे अपनी बात, और उसके बातों को आप समझ पाएंगे। तो यही चीज़ें होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक स्किल के तौर पर भी आदमी के अंदर दोस्तों डेवलप होता है। तो यही चीज़ें हैं। सातवां हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, मतलब किस लिए कम्युनिकेशन का उपयोग यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कम्युनिकेशन जो स्किल है वो पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जन समुदाय के जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है। दोस्तों कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी होता है, इसलिए भी किया जाता है ताकि जो भी स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा आप जो भी किसी को बताते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो एक प्रकार से शिक्षा ही है। तो वो दोस्तों बता के आप किसी के जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है रिपोर्टिंग एवं रिकॉर्डिंग में संप्रेषण का विशेष महत्व है। अब दोस्तों जो रिकॉर्डिंग और जो रिपोर्टिंग होता है उसमें इसलिए महत्वपूर्ण इसका महत्वपूर्ण है, संप्रेषण इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितना अच्छा से दोस्तों रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा, फाइलें बना होगा, उसमें जितना स्पष्ट लिखा होगा दोस्तों, जितना उनमें कलेक्टिंग डाटा, कितना भी सूचना उसमें सही सही लिखा होगा, उतना ही दोस्तों वो स्पष्ट दिखेगा रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग। तो यही होता है कम्युनिकेशन का महत्व रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में। तीसरा होता है विचारों का आदान प्रदान। दोस्तों इसमें जो है इसका उद्देश्य होता है कि जो विचार का आदान प्रदान जो नर्स है वो अपने साथ साथ जितने भी स्वास्थ्य में काम करने वाले कर्मचारी है या उनके समक्ष जो भी नर्स होगी या जो भी अधिकारी चिकित्सक है उनके साथ अपने विचार को अच्छे से दोस्तों संप्रेषण के थ्रू अच्छे से आदान प्रदान कर सकेगी। तो ये भी एक उद्देश्य होता है। चौथा है स्वास्थ्य सेवा के आकलन हेतु भी संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो स्वास्थ्य सेवा है, जो हेल्थ सर्विस है, उसके दोस्तों आकलन के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन है वो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये चीज़ें है। पाँचवा है नर्स के द्वारा अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से समुदाय को संप्रेषण के द्वारा ही अवगत कराया जा सकता है। अब दोस्तों आपके अंदर जितना भी स्किल बेटर होगा चीज़ें को समझाने में, समझने में, उसके थ्रू जितना भी आप हेल्थ में काम कर रहे हैं तो हेल्थ में बहुत सारी योजना आता है, तो उस योजनाओं को आप समुदाय में, जन समुदाय में जाकर लोगों के बीच में अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं लोगों में योजनाओं के बारे में। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के ही थ्रू। तो ये चीज़ें हो गया कम्युनिकेशन का महत्व, उद्देश्य हम लोग देख चुके हैं। तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट था और यहाँ से हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों एक प्रक्रिया जो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से घटक होता है। तो पहला तो होता है दोस्तों यहाँ पे
प्रेषक मतलब दोस्तों जो भेजने वाला हो प्रेषक होता है, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है माध्यम, किस माध्यम से आप भेज रहे हैं वो चीज़ें होता है। प्राप्तकर्ता जो दोस्तों प्राप्त करेगा, आप किसी को भेज रहे हैं तो वो प्राप्त करेगा। उसके बाद है प्रत्युत्तर, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश और सूचना को समझकर प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए जवाब को प्रत्युत्तर कहते हैं। तो दोस्तों जो संप्रेषण की प्रक्रिया है देख सकते हैं, ये मुख्यतः 5 प्रक्रिया है। कौन कौन से? प्रेषक, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा संदेश, सूचना, विचार दिए या भेजे जाते हैं। दोस्तों जो प्रेषक होता है जिसको हम लोग सेंडर बोलते हैं, भेजने वाला, वो होता है प्रेषक जो अपने सूचना, विचार या संदेश को भेजता है। संदेश, अब इसमें दोस्तों संदेश होता है कि आप अपने विचार को, आप अपने संदेश को, आप अपने कोई भी मैटर है जिसको आप समझाना चाहते हैं सामने वाले को या भेजना चाहते हैं, वो होता है संदेश। मतलब मैटर, आप क्या लिखना चाहते हैं या कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, तो जो मैटर होता है वो होता है संदेश, मतलब मैसेज, वो किसी सामने वाले प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है प्रेषक के द्वारा। माध्यम, अब दोस्तों ये जो माध्यम होता है, प्रेषक प्राप्तकर्ता को संदेश, सूचना भेजने के लिए माध्यम का उपयोग करते हैं, जैसे शब्द, हाव भाव, शारीरिक परिस्थिति आदि इसके माध्यम कहते हैं। दोस्तों अब ये जो माध्यम होता है कम्युनिकेशन, या तो दोस्तों शब्द से, वर्ड्स के थ्रू जो है, या शारीरिक हाव भाव से भी दोस्तों कम्युनिकेशन का पता लगता है कि वो आदमी क्या चाहता है और वो हाव भाव कैसा बनाया है। तो ये चीज़ें है। शारीरिक परिस्थिति, मतलब शारीरिक परिस्थिति क्या कह रहा है, मतलब किस कंडीशन में अगर शरीर दोस्तों काम सही से नहीं करता है, शरीर भी बताता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वही चीज़ें हैं आदि इसके माध्यम हो सकते हैं। और इसके डिटेल में जाइएगा दोस्तों, इसका दोस्तों अगर आप जो है वो अगर हेल्थ से बाहर जाते हैं तो हेल्थ से बाहर जाइएगा तो माध्यम हो जाएगा ईमेल, मोबाइल मैसेज, चैट, ये वगैरह ये सब जो है माध्यम हो जाता है कम्युनिकेशन का। और उसके बाद प्राप्तकर्ता, तो जो आपके संदेश को प्राप्त करेगा वो प्राप्तकर्ता होगा। प्रत्युत्तर मतलब प्राप्तकर्ता आपके संदेश को प्राप्त कर लिया और उसे समझ के अपने उत्तर में जवाब देगा, तो वही होता है प्रत्युत्तर। तो ये चीज़ें हो गया प्रक्रिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं संप्रेषण का प्रकार। दोस्तों संप्रेषण का प्रकार क्या होता है, तो संप्रेषण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि ऊपर भी हम लोग देखे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। शब्दहीन संप्रेषण, शब्दहीन संप्रेषण में अबोलिक घटनाएं व परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है, जैसे दैहिक मुद्रा, हाव भाव, स्पर्श आदि। दोस्तों शब्दहीन मतलब उसमें कोई शब्द नहीं होगा, उसमें आपको दोस्तों वो आपको बोल के नहीं बताएगा या चीज़ें को लिख कर नहीं बता पाएगा। शब्दहीन में होगा कि दैहिक मतलब आपके देह मुद्रा, आपके जो बॉडी है वो किस तरीक़ा से काम कर रहा है उसके देख के पता लगाया जाएगा। आपके हाव भाव एक्टिविटी से पता लगाता है, आपके शरीर को छू कर पता लगा सकता है, वही होता है स्पर्श, जिसमें कोई दोस्तों क्या है, शब्दहीन नहीं है, मतलब कोई शब्द नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो यही चीज़ें होता है शब्दहीन। दूसरा है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण अर्थात भाषा को बोलकर या लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों शाब्दिक वो होता है जिसको आप लोग शब्द में लिखकर या किसी चीज़ को बोलकर आप वो उसको समझाते हैं, तो यही होता है शाब्दिक संप्रेषण। और शब्दहीन संप्रेषण जिसमें आप न बोलते हैं न कुछ लिखते हैं और न दोस्तों कोई चीज़ होता है, बस उसमें दोस्तों किसी को देखकर आप लोग उसके हाव भाव से आप उसको स्पर्श करके पता लगाते हैं, तो वो होता है शब्दहीन। तो देख लिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का महत्व, कम्युनिकेशन का उद्देश्य और कम्युनिकेशन का प्रकार देख लिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी बोलेगा तो आप लिख देंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा फिर भी लिख देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।